So let's start heredity. Good morning, good afternoon, everybody. Good evening, everybody. Okay, so let's start heredity. Heredity, it means the process of transfer of characters. It is also known as inheritance. Inheritance भी इसको कहते हैं हम. Process of transfer of characters, that is the process of transfer of characters from the parents to the offspring. The process of transfer of characters from the parents to the offspring is known as heredity. It means characters का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, गुणों का ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. तो क्या होगा अगर ये है पेरेंट्स, मम्मी पापा, ये है बच्चा, चाइल्ड, राइट, ये मम्मी, ये पापा, फादर एंड मदर, दिस इज चाइल्ड. मैंने डेफिनेशन में ये लिखा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. कैरेक्टर्स का, गुणों का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर. चाइल्ड इज द ऑफस्प्रिंग, इसको ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं. इसको ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए. दीज आर पेरेंट्स. इज इट राइट? लेकिन अगर हम एक जनरेशन पीछे चले जाएं, दादाजी, दादी जी, ये हो गए दादी, ये हो गए दादा, दीज आर ग्रैंड पेरेंट्स. तो क्या ग्रैंड पेरेंट्स से चाइल्ड में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो सकता है? यस. पेरेंट्स से जब चाइल्ड में ट्रांसफर होगा तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो 50% एक चाइल्ड पेरेंट से है, 50% एक पेरेंट से. अगर कैरेक्टर इसके अंदर 100% हम मान ले तो हम ये कहेंगे कि यहाँ 50% कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है. हर पेरेंट से 50% ट्रांसफर हो रहा है. इज इट राइट? तो ग्रैंड पेरेंट से क्या चाइल्ड में ट्रांसफर होगा कैरेक्टर का? यस. तो इसका मतलब है कि ग्रैंड पेरेंट से अपने बच्चों में ट्रांसफर हुआ 50% और मीन्स यहां से यहां जब ट्रांसफर होगा, दैट इज वी कैन से 25%. क्यों? क्योंकि फादर के पेरेंट्स मान लो ये हैं, तो मदर के भी तो पेरेंट्स होंगे ना कोई. तो कितने ग्रैंड पेरेंट्स हो गए? 4 ग्रैंड पेरेंट्स हो गए. इज इट राइट? तो अगर पेरेंट्स से 50% ट्रांसफर हो रहा है, 100% तब हुआ ना. तो ग्रैंड पेरेंट्स से, फादर के ग्रैंड पेरेंट्स से 20-25 और मदर के ग्रैंड पेरेंट्स से 20, मदर के पेरेंट्स से 20, फादर के पेरेंट्स से और मदर के पेरेंट्स से 20-25%. तब 25 into 4 इज 100%. पॉइंट क्लियर हो गया? और अगर इन ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स हम ले लें,
बहुत लंबे थे ये, बहुत लंबे थे, हमने इनको ले लिया, दे आर ग्रेट है ना ये, इसलिए हमने लंबे बना दिए। ग्रैंड, ग्रेट, ग्रैंड तो मैंने लिखा ही नहीं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ये मान लो मेल एंड फीमेल। तो क्या यहां से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होगा? होगा, और यहां से होगा तब अप्रोक्सीमेटली 12.5%। अब आप देखो, क्योंकि इनके इधर इनके आपके पेरेंट्स के मम्मी पापा, फिर आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यस राइट, आपके मम्मी पापा के मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा, तो फादर दादा के भी मम्मी पापा, उधर नाना के भी मम्मी पापा। कितने परसेंट का, कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। इज इट राइट? तो कितने परसेंट? 12.5 इंटू 8 कर दो, कितने हो गए? 100 हो गए। दिस इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, यस। सो सिर्फ पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर ही हेरिडिटी नहीं है, वो हेरिडिटी है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से, दैट इज वी कैन से द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। दिस इज हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड एंड दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर पेरेंट से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ही हेरिडिटी कहलाती है। दिस इज ऑल हेरिडिटी, इज इट राइट? तो ये हेरिडिटी है। हेरिडिटी को स्टडी किया मेंडल साहब ने, हेरिडिटी को स्टडी किया मेंडल साहब ने, इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि जेनेटिक्स, इसका मतलब है कि जिस साइंस की ब्रांच में हम हेरिडिटी को पढ़ते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं, और इसके ऊपर डिटेल स्टडी किया मेंडल साहब ने, इसीलिए हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब को। वी कॉल हिम फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो मैं पहले डस्टर ले लूं, डस्टर उससे मिटता नहीं, ये हमारा प्यारा सा डस्टर, अब आप देखो इससे अच्छी तरह मिट जाएगा। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हेरिडिटी का मतलब क्या है, और इसको स्टडी किया, डिटेल में स्टडी किया जेनेटिक्स को, इस कैरेक्टर के ट्रांसफर को। इट वाज डन बाय ग्रेगर जोहन मेंडल, done by Mendel. That's why he is called father of genetics. This branch of science in which we study heredity is called genetics. So he is called the father of genetics. इसको जेनेटिक्स कहते हैं क्योंकि जीन्स ट्रांसफर होती है, डीएनए ट्रांसफर होता है, इसलिए जीन्स की स्टडी को, जहां जीन्स की स्टडी करते हैं, डीएनए की स्टडी करते हैं, वो जेनेटिक्स है। तो हेरिडिटी में जीन्स या डीएनए तो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन टू जनरेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बट दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय विलियम बैटसन। दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय, इसको उल्टा कर देता हूं मैं ऐसा, कॉइन्ड बाय फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लेकिन ये जेनेटिक्स जो वर्ड कॉइन्ड किया, जिन्होंने इस वर्ड का नॉमेनक्लेचर किया, नामकरण किया, ही वाज विलियम बैटसन, इट्स राइट। और जेनेटिक्स की जो स्टडी किया
मेंडल ने जो ये हेरिडिटी की स्टडी की, ही डिड इट ऑन पी प्लांट। पी प्लांट पे किया, एंड पी प्लांट का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सेटिवम कह दो, सेटाइवम कह दो, कुछ भी कह दो, पाइसम सेटिवम या पाइसम सेटाइवम। फर्स्ट पार्ट, इसमें दो, किसी भी साइंटिफिक नाम में दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड जीनस एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड स्पीसीज। किसी भी साइंटिफिक नाम में दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज जीनस, सेकेंड पार्ट इज स्पीसीज। इज इट राइट? पीका पाइसम सैटिवम इज द साइंटिफिक नेम। इसके ऊपर इन्होंने काम किया था। क्यों काम किया था इस प्लांट के ऊपर? क्योंकि इसमें उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिले, तो ही चोज 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे उन्होंने, 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने चूज किया। 7 कैरेक्टर्स को चूज किया, और ये जो कैरेक्टर्स भी उन्होंने लिए, दिस कैरेक्टर्स ही चोज कंट्रास्टिंग। 7 कैरेक्टर्स लिए, ये भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर एक दूसरे से उल्टा। मान लो एक कैरेक्टर हाइट थी, तो एक हाइट टॉल और एक हाइट डॉर्फ, एक हाइट टॉल एक हाइट डॉर्फ, एक दूसरे का उल्टा, कंट्रास्टिंग। इज इट राइट? सो क्यों, एडवांटेजेस क्या थी पी प्लांट की? व्हाई ही चोज पी प्लांट? क्या एडवांटेज था उनका ये चूज करने के पीछे, कारण क्या था? बिकॉज मैंने जैसा यहां पे लिखा, इट हैज लार्ज वेरिएशन इन कैरेक्टर्स। दूसरे प्लांट की तुलना में पी प्लांट में कैरेक्टर्स बहुत सारे पाए जाते हैं, वेरिएशंस बहुत होती हैं, एंड दे वर कॉल्ड, इट मींस पहला एडवांटेज क्या था? लार्ज वेरिएशन इन कैरेक्टर्स। लार्ज वेरिएशन इन कैरेक्टर्स थे। देयर वर 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए, मैंने पहले लिख दिया 7 कैरेक्टर्स थे। दूसरा, वेरिएशन थी कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा, उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल गए, 7 कैरेक्टर मिल गए। दूसरे प्लांट्स में थे कैरेक्टर्स नहीं मिलते। दैट वाज इजी फॉर हिम। सेकेंड, लाइफ साइकिल बड़ी शॉर्ट थी पी प्लांट की, शॉर्ट लाइफ साइकिल। जब पी प्लांट की लाइफ साइकिल शॉर्ट है तो उसके ऊपर स्टडी करना आसान है, क्योंकि थोड़ी सी लाइफ साइकिल में ही सब कुछ स्टडी कर लिया जाएगा। इस राइट? तो शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है पी प्लांट की। दैट्स व्हाई दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज। इट वाज इजीली अवेलेबल, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। पी प्लांट आप जानते हो पूरी दुनिया में हर जगह पाया जाता है, अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, बहुत इजीली अवेलेबल था। ऐसा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको वर्षों वेट करना पड़े तब कहीं जाके मटर का पौधा पैदा होगा, इजीली अवेलेबल था। चौथा, कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन थी। अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट ये प्रूव करना चाहे कि मेंडल साहब गलत कह रहे हैं, इनके एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट करके बता सकता है। इट मींस ई कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन थी, पूरी दुनिया में ये प्लांट पाया जाता है। था कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया, इस वर्ड का मतलब होता है पूरी दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और वी कैन से लीस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इसको, दैट इज वॉज चीप, सस्ता था। मतलब मटेरियल बहुत सस्ता था। 1 2 3 4 5, यस। वो दोनों पॉइंट सेम है, इजी नहीं नहीं, इजी अवेलेबिलिटी आसानी से था, पूरी दुनिया में अवेलेबल था, पूरी दुनिया में अवेलेबल था। दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। इजीली अवेलेबल होना और पूरी दुनिया में पाया जाना। कोई चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि पूरी दुनिया में पाई जाए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो एक दूसरे के एनालॉगीज नहीं है। Yes, right. So this is
हाउ ही डिड, वाई ही चोज द पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट का क्यों लिया। आपको क्वेश्चन पेपर में आता है, 10th में एग्जामिनेशन में आता है, वाई मेंडल चोज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन, इसका आंसर ये आप लिख देना। दूसरा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स ही चोज टू डू हिज एक्सपेरिमेंट, एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स, कॉइन्ड किसने किया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाते हैं, एमसीक्यू में ले लो, डिटेल्ड क्वेश्चन ले लो, इट कैन बी मेड। सो नाउ द नेक्स्ट इज, वो जो 7 कैरेक्टर उन्होंने लिए जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए, हेरिडिटी की स्टडी करने के लिए, अब उन 7 कैरेक्टर्स की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, 7 कैरेक्टर्स की हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि उस 7 कैरेक्टर्स क्या थे। 7 जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, उन्होंने जो 7 ट्रेड्स लिए, आप सुनते चले जाओ, फिर मैं लिख देता हूं। एक ट्रेड लिया पी प्लांट की हाइट, ही चोज हाइट ऑफ द पी प्लांट, इज इट राइट। उन्होंने हाइट लिया, हाइट में ये तो कैरेक्टर हो गया, हमने देखा कि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे उन्होंने, तो हाइट में एक हाइट उन्होंने प्लांट की ली टॉल, और एक ले लिया डॉर्फ या शॉर्ट। दूसरा क्या लिया उन्होंने, दूसरा उन्होंने फ्लावर ले लिया पी का, ही टुक फ्लावर। फ्लावर में 2 कैरेक्टर इन्होंने लिए, फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर का कलर, इज इट राइट। फ्लावर की पोजीशन में फ्लावर 2 तरह से हो सकता है, अलोंग द स्टेम, एक्सिस ऑफ द स्टेम, दैट इज कॉल्ड एक्सियल, और स्टेम के एंड में, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। दूसरा फ्लावर का कलर, वाइट और पर्पल या वायलेट। फिर सीड का कलर, सीड का शेप, एंड पोड का कलर, पोड का शेप। पोड के 2 कैरेक्टर, पोड कलर, पोड शेप। सीड का सीड कलर, सीड शेप, 4 हो गए। फ्लावर कलर, फ्लावर की पोजीशन 6 हो गए, और प्लांट की हाइट 7 हो गए, 7 characters. So we'll have the characters from parents to the offspring. आप भी जाओ, इनको भी हम हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि इनके कारण हम लिख नहीं पाएंगे। So we have characters, 7 characters. तो कितनी मुश्किल से मिट रहा है, मार्कर की इंक बड़ी अच्छी है। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स हो गए। फिर आपको इसमें एक बात और बता दूं, इनमें से एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, और एक जो कैरेक्टर उसका एक डोमिनेंट ट्रेट है और एक रेसेसिव ट्रेट है। क्योंकि 2 कंट्रास्टिंग है कैरेक्टर में, 2 कंट्रास्टिंग चीजें हैं। कंट्रास्टिंग हमने कहा ना, हर पेयर में कंट्रास्ट है। तो हाइट, पहला कैरेक्टर अगर हम ले लें, हाइट ऑफ द प्लांट कह दो, हाइट ऑफ प्लांट कह दो, हाइट ऑफ स्टेम कह दो, बात एक ही है। इसमें हाइट 2 थी, उन्होंने लिया टॉल, और इसका कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या था, डॉर्फ, या जिसको हम शॉर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में उसको डॉर्फ कहते हैं, टॉल एंड डॉर्फ, इज इट राइट। सेकंड जो आप उन्होंने लिया, दैट इज द फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, फ्लावर की 2 पोजीशन पॉसिबल है, या तो ये जैसे स्टेम है तो साइड साइड ऐसे, दैट इज कॉल्ड एक्सियल, या एंड में दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। सो एक्सियल, इसका मतलब मैं डोमिनेंट के नीचे जो लिख रहा हूं वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले, जो अपने आप को प्रेजेंट कर दे। वैसे मतलब जो अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाए। मान लो टॉल है, जनरेशन, पहली जनरेशन आई, पेरेंट्स में क्रॉस हुआ, गैमेट्स मिले, पहली जनरेशन पैदा हुई और पहली जनरेशन में टॉल आया,
इसका तो डॉर्फ क्या हो गया, रेसेसिव हो गया, डॉर्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो एक्सियल एंड दूसरी कंडीशन टर्मिनल इज राइट। देन फ्लावर में ही हम ले लेते हैं फ्लावर का कलर। फ्लावर के कलर में दैट इज पर्पल, इसको हम कहीं कहीं वॉयलेट भी यूज करते हैं वर्ड। दैट वाज डोमिनेंट एंड वाइट वाज रेसेसिव, वाइट कलर वाज रेसेसिव। देन सीड, सीड का कलर ले लें। सीड कलर में मैंने बताया येलो वाज डोमिनेंट and green was recessive. Then seed shape, सीड के शेप में याद है कुछ, सीड का शेप, सीड बताओ, was round, was dominant and wrinkled was recessive. Then पोट, पोट का मतलब तो फली, मटर की फली जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं उसको फली कहते हैं, पोट कहते हैं। पोट शेप क्या था, पोट का शेप या तो पोट पूरा भरा हुआ हो, फुल हो, जैसे पूरा मटर के दाने हो कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड या फुल, और जिसमें मटर के दाने पिचके हुए मरे जरे से हो, मतलब पता ही ना जैसे दाना है भी कि नहीं है, that is called constricted. Inflated मतलब जिसमें दाना फुल है या जिसमें बहुत कम है या क्वालिटी ठीक नहीं है, that is called constricted. Is it right? और सातवां कैरेक्टर पोट का कलर, पोट कलर here again yellow and green, but green was dominant, green was dominant in port color and yellow was recessive. These are the 7 characters, ये 7 characters उन्होंने लिए और हर कैरेक्टर का कंट्रास्टिंग ट्रेट लिया, एक डोमिनेंट एक रेसिव, टॉल का कंट्रास्टिंग डॉर्फ, एक्सियल का कंट्रास्टिंग टर्मिनल, पर्पल या वॉयलेट का कंट्रास्टिंग व्हाइट, येलो का कंट्रास्टिंग ग्रीन, राउंड का कंट्रास्टिंग रिंकल्ड, इन्फ्लेटेड का कंट्रास्टिंग कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन का कंट्रास्टिंग येलो. These 7 characters and its contrasting traits were chosen by him. Yes, right? अब जब इन्होंने ये सब ले लिया तो इसके बाद इन्होंने क्रॉस करना शुरू किया. अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि इतने सारे कैरेक्टर्स मिल गए कि एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने रिजल्ट निकाला, एक कैरेक्टर को लेके रिजल्ट जो है वही दूसरे कैरेक्टर को लेके आया, वही तीसरे कैरेक्टर को लेके आया, वही चौथे कैरेक्टर को लेके रिजल्ट आया. तो वहां से ये पता चला कि जो रिजल्ट वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दैट एक्सपेरिमेंट इज परफेक्टली ऑल राइट. इट मीन्स उनको ये कंफर्म हो गया इतने सारे एक्सपेरिमेंट से कि यस व्हाट आई एम डूइंग इज राइट. जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कैसे होता है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है. इसीलिए आगे साइंटिस्टों ने जब उनके लॉज के ऊपर, उनके एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, उनके काम के ऊपर काम किया तो उन्होंने पाया कि यस जो भी मेंडल साहब ने कहा था वो सब सही था, जो इन्होंने कहा था सब सही था. इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया. इज इट राइट? लेकिन कई वर्षों तक, जैसे मैंने 1886 में इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश कर दिया था. जो काम इन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट्स किए कैरेक्टर के ट्रांसफर के ऊपर, 1886 में इनके काम पब्लिश हो गए थे. मतलब दुनिया के सामने आ गए थे कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कैसे होता है. लेकिन इनके काम को महत्व नहीं मिला, मतलब लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया. साइंटिस्ट कम्युनिटी जो थी
उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया इनके वर्क को। कब तक? 1900 तक। 1900 में जाकर, या 1900 से 1905 के बीच में हम कह सकते हैं, यही वो समय था जिस समय ह्यूगो डी ब्रीज, कॉरेंस, टेशमार्क, ये साइंटिस्ट काम कर रहे थे जेनेटिक्स के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर। तो उन्होंने कहा मेंडल साहब जो कह रहे थे, कौन? डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज, कॉरेंस, और एक साइंटिस्ट और थे, एंड टेशमार्क, MACH होगा या MAK होगा, ऐसा कुछ होगा इनके नाम में, टेशमार्क। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने हेरिडिटी के ऊपर उस समय काम कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि मेंडल ने जो पब्लिश किया था, मेंडल ने जो काम किया था, वाज परफेक्टली राइट। कितने साल बाद? देखो 86 के बाद 1900, कितने साल बीत के? करीब 4-5 साल, इस राइट। और अगर 1905 रहा होगा तो अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 साल, मतलब 5-6-8 साल इनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। इस समय ये क्लियर हो गया कि यस, हिज वर्क इज राइट। दैट्स व्हाई ही वाज लेटर रिकॉग्नाइज्ड, और लेटर इनको कहा गया ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब कैसे काम किया इन्होंने? मेंडल ने देखो किया क्या, कैसे ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का। उन्होंने कैरेक्टर्स को लिया, जैसे मान लो उन्होंने प्लांट की हाइट ले ली, पेरेंट्स ले लिए, पेरेंट्स लिए, पी का पेरेंट ले लिए, तो मेल फीमेल दोनों पेरेंट चाहिए, राइट। मान लो उन्होंने मेल ले लिया और फीमेल ले लिया, मेल पी, फीमेल पी की जीन्स ले लिए, जीन्स चाहिए थे, बिना जीन्स के क्रॉस तो हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन उठता है कि जीन्स क्या होते हैं? दे आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है वो जीन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए। हमारा जो डीएनए है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हम उसको जीन्स कहते हैं, जीन कहते हैं। डीएनए, हमारी बॉडी डीएनए की बनी है ना, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए का जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे डीएनए बनता है उसको जीन्स कहते हैं, इस राइट। और हर जीन में एक पेयर एलील होते हैं, जीन्स एलील के बने होते हैं। इसका मतलब हम मेल प्लांट का अगर उन्होंने लिया टॉल और फीमेल को ले लिया डॉर्फ, तो मेल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? इस साइन से। फीमेल को किससे रिप्रेजेंट किया? ये साइन होते हैं मेल फीमेल के। हमने कहा मेल टॉल था, फीमेल डॉर्फ थी, और जीन्स चाहिए। तो मैंने बताया कि जीन्स जो प्लांट की अगर मैं हाइट ले लूं, इफ आई चूज द हाइट, तो हाइट के जो जीन्स लिए गए, प्योर टॉल के लिए गए कैपिटल टी, और प्योर डॉर्फ का लिया गया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हाइट के जो जीन्स लिए गए, ये जीन है, जीन मैंने बताया ना, जीन स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए का, और जीन्स जो बनते हैं वो बनते हैं एलिल से। किससे बनते हैं? एलिल से। दीज आर कॉल्ड, इनको कहते हैं जीन, या जीन्स कह दो आप। एक है अकेला है जीन, और हर जीन का ये जो इंडिविजुअल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एलिल, ALLELE, एलिल। इज इट राइट? इसका मतलब हर जीन में कितने एलिल होते हैं? 2। हर जीन 2 एलिल से बनता है। एवरी जीन इज मेड अप ऑफ 2 एलिल्स। तो जीन ट्रेट को डिफाइन करता है। जीन जो होता है वो ट्रेट का मतलब क्या? कैरेक्टर को। कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? कैरेक्टर का मतलब हो गया हाइट। हाइट कैरेक्टर है, लेकिन हाइट में भी जो उसको और अच्छी तरह से माइन्यूटली डिफाइन कर रहा है वो एलिल है। ये सीधी सी बात है
कि एनालॉगी हम ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं आपका सोडा, सोडा सोडा जो हम पीते हैं ना, सोडा। अब सोडा अगर हम जीन मान लें, अगर हम सोडा को जीन मान लें तो एलिल क्या होंगी? कोक, फैंटा, माजा, ये सब क्या है? एलिल है। मतलब जीन जिससे बनता है उसकी जो टाइप्स है, तो जीन जिससे बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? एलिल। इज इट राइट? जीन में कितने एलिल होते हैं? 2। जीन, गला खराब है अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हो, बहुत दिन हो गया खराब हुए, करीब मोर देन 1 मंथ। अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो जीन में कितने एलिल होते हैं? 1 पेयर। इज राइट? वो एलिल सेम भी हो सकते हैं, और अगर एलिल सेम होते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। होमो का मतलब है सेम, सिमिलर। होमोजाइगस, तो ये एलिल, ये जीन भी होमोजाइगस है, ये जीन भी होमोजाइगस है, यहाँ एलिल होमोजाइगस है। इज इट राइट? आपको समझ आ गया ना? इंडिविजुअल जीन के पार्ट को एलिल कहते हैं, दोनों को मिला के जीन बनता है, और जीन डीएनए का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूट है। इसका मतलब हर जीन 2 एलिल से बनता है। अगर एलिल सेम होते हैं तो दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। तो ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। तो अगर डिफरेंट हो जाए तो उसको कहते हैं हेट्रोजाइगस। हाइब्रिड फॉर्म, उसमें टॉल के भी कैरेक्टर हैं। देखो, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, इज इट राइट? ऐसे ले लो। नाउ दिस इज हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस इसमें टॉल का भी कैरेक्टर है, डॉर्फ का भी कैरेक्टर है। समझ आ गया? इज इट राइट? अब हम, नाउ वी आर रेडी टू डू व्हाट मेंडल डिड। मेंडल ने यही किया था। टॉल, हम हाइट ले रहे हैं। हमने कौन सा लिया? हाइट लिया। वी हैव टेकन द हाइट। यही लिख देता हूं, हाइट, टॉल एंड डॉर्फ। हम होमोजाइगस कंडीशन ले लेते हैं। पेरेंट जो टॉल था और जो फीमेल डॉर्फ थी, हमने होमोजाइगस कंडीशन ले लिया। इज राइट? क्लियर हो गया? अब पेरेंट्स हैं, यहां से गैमेट चाहिए। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो ना इंसान में, मदर से का एग और मेल का स्पर्म गैमेट है। मेल का स्पर्म और फीमेल के एग से फ्यूज करता है तो गैमेट चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होता है? गैमेट। तो वी रिक्वायर गैमेट। अब हमको गैमेट चाहिए। तो प्लांट में वही कंडीशन है, पेरेंट्स से गैमेट चाहिए। तो होमोजाइगस कंडीशन में, अगर होमोजाइगस कंडीशन है, अब वर्ड तो समझ आ रहा है ना? होमोजाइगस का मतलब क्या हो गया? अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो एक ही गैमेट आता है। इट मींस एक गैमेट इस प्लांट्स, इस पेरेंट से हमको मिल गया। होमोजाइगस है। अगर हेट्रोजाइगस हो तो दोनों आते, दोनों पार्टिसिपेट करते, लेकिन यहां से होमोजाइगस है तो एक गैमेट आ रहा है। इसका मतलब यहां से भी एक गैमेट आया। अब दोनों पेरेंट्स के गैमेट आ गए। अब जब गैमेट आ गए तो क्या होगा? क्रॉस। क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। और जब क्रॉस होगा तो दोनों गैमेट्स में क्रॉस हो गया। अब दोनों गैमेट में क्रॉस कर दिया हमने। तो जब दोनों गैमेट में क्रॉस हो गया तो पहली जनरेशन जो आती है दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? F1 जनरेशन। तो दोनों गैमेट्स क्रॉस कर गए। इज इट राइट? और ये देखो क्रॉस कर गया, दोनों मिल गए, ये बना पहली जनरेशन का प्लांट। दोनों गैमेट मिल गए तो पहली जनरेशन का प्लांट मिल गया। देखो, टॉल डोमिनेंट है। टॉल कैसा होता है? हमने पढ़ा है अभी। टॉल कैसा होता है? डोमिनेंट। इसका मतलब इसके जो जीन्स होंगे डोमिनेंट होंगे। इसका जो एलील है डोमिनेंट है, तो इसमें टॉल का भी एलील है और डॉर्फ का भी एलील है, दोनों एलील हैं। लेकिन डोमिनेंट कौन है? टॉल। इसका मतलब ये जो F1 जनरेशन, पहली जनरेशन है, ये कैसी बनेगी? टॉल। लेकिन प्योर टॉल नहीं है, प्योर नहीं है। दिस इज प्योर, दिस इज प्योर। टॉल तो है, ये टॉल है, ये टॉल का है, ये डॉर्फ का है। ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है।
लेकिन ये प्योर टॉल टॉल है, बट हाइब्रिड टॉल है। कैसा है? हाइब्रिड टॉल है। इसका मतलब है इस टॉल में रेसेसिव कैरेक्टर भी है, जो इस जनरेशन में F1 जनरेशन में पहली जनरेशन, दिस कॉल्ड F1 फर्स्ट जनरेशन, इसको कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल FILIL, वहीं से वर्ड है F, फिलियल। तो जो पहली जनरेशन हुई, जैसे मान लो इंसान में ले लो, पेरेंट्स से बच्चा पैदा हुआ, पेरेंट्स गैव बर्थ टू यंग वन, तो कौन सी जनरेशन? F, पहली जनरेशन है। तो सेम हियर, पेरेंट्स के गैमेट्स फ्यूज हुए। ये मेंडल साहब ने किया था, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेंडल साहब ने किया था, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो आई वो हाइब्रिड टॉल थे। पेड़ सारे टॉल दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर रेसेसिव कैरेक्टर भी है, जो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। और यही था मेंडल का पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? कहता है कि वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है जो डोमिनेंट होता है। तो F1 जनरेशन में देखो किसने अपने आप को एक्सप्रेस किया? टॉल ने। क्यों? टी क्या था? डोमिनेंट था। दैट वाज मेंडल्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये यहां से प्रूफ हो जाता है। इज इट राइट? इसके बाद इनका सेकंड लॉ आया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां से ये जो टॉल आया, अब यहां से सेकंड जनरेशन भी तो चाहिए। अब यहाँ ये बोर्ड में ख्याल से कितना नीचे दिख रहा है वो मैं देख लूँ। F2 जनरेशन बना सकते कि नहीं? नो, वी कैन नॉट फॉर्म द S2 जनरेशन हियर। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, तो नीचे वाला आपको, और अब समझ तो आ गया ना अच्छी तरह से। गैमेट हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और इतना लंबा बनाने की क्या जरूरत है हमको। दिस वॉज, तो गैमेट आया इसका, ये गैमेट आया, वी ऑब्टेन द गैमेट्स। गैमेट्स मिले हमको पेरेंट्स से। ये F1 जनरेशन आई, दोनों गैमेट्स में क्रॉस हो गया, वी गॉट द F1 जनरेशन, दैट इज हाइब्रिड टॉल। टॉल आया, इज इट राइट? अब F2 जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। अब मेंडल ने यही जो F1 जनरेशन थी, इसकी सेल्फिंग कर दी। सेल्फिंग का मतलब है जो पहली जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आए, जो ये ट्रेट आया, उसकी सेल्फिंग कर दी, सेल्फ क्रॉस करवा दिया। क्या करवा दिया? फिर उन्होंने देखा, उन्होंने क्यों करवाया? उन्होंने इसलिए करवाया कि F1 जनरेशन में टॉल अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो प्लांट तो टॉल हो गया, लेकिन इसमें ये स्मॉल टी भी तो है, रेसेसिव वाला कैरेक्टर भी है। तो उन्होंने ये देखने के लिए, क्या ये जो हमने क्या कहा था, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जाते हैं, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स से नहीं जाते, ग्रैंड पेरेंट्स से भी जाते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से भी जाते हैं। तो वो जाते कैसे हैं? कैसे जाते? मान लो कर्ली हेयर्स थे दादा के, वो पोते में आए, माता पिता के दोनों के स्ट्रेट हेयर्स थे, तो स्ट्रेट हेयर्स तो डोमिनेंट होते हैं, सॉरी कर्ली डोमिनेंट होता है। तो मदर फादर के दोनों के कैसे थे? स्ट्रेट थे, लेकिन जो पोता था उसमें ग्रैंड पेरेंट के कर्ली हेयर्स आए। कैसे? इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, बाद में एक्सप्रेस किया। इज इट राइट? कर्ली हेयर्स डोमिनेंट होते हैं और स्ट्रेट हेयर्स रेसेसिव होते हैं। तो इसको हम ऐसे कह दें कि मान लो जो आपके चाइल्ड है उसमें पेरेंट्स से कर्ली हेयर्स आए, दोनों पेरेंट्स के कर्ली हेयर्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स के स्ट्रेट हेयर्स थे। उसके बाद अगली एक आध जनरेशन बाद कुछ बच्चों के स्ट्रेट हेयर्स आए। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को, प्रेजेंट थे जनरेशंस में लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, रेसेसिव फॉर्म में थे, बाद में एक्सप्रेस हो गए। तो वही कंडीशन यहां पर है, वही कंडीशन यहां पर है कि टॉल ने तो एक्सप्रेस कर लिया, लेकिन ये स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो क्या आगे कभी एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को? क्या ऐसी कंडीशन आएगी कि डॉर्फ आ जाए? यही है इस, तब ये करेक्ट प्रूफ हो जाएगा, यस कैरेक्टर का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है। इसका मतलब
एक सक्सेसिव जनरेशन में, जरूरी नहीं कि सक्सेसिव जनरेशन में हो, पुरानी जनरेशन से कहीं से भी आ सकता है। इस राइट। अब देखते हैं सेल्फिंग जब उन्होंने की तो इसी को क्रॉस सेल्फ क्रॉस करवा दिया, दिस कॉल्ड सेल्फिंग। देखो सेल्फिंग हो गई, सेल्फ क्रॉस हो गया। ये जो गैमेट्स है इनके गैमेट्स को अलग अलग कर दो। सेल्फिंग करवाते समय लो मैं वही बनाता हूं जो ये एक साइंटिस्ट थे पनेट, उन्होंने ऐसा बनाया था, रोहम्बस की तरह का बनाया था। इसको कहते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? पनेट स्क्वायर। देखो थोड़ा सा नीचे छुप गया ना, इसलिए मैं देख रहा था कि पूरा आता है कि नहीं आता है। अब पूरा आ रहा है। दिस इज कॉल्ड पनेट स्क्वायर। रोहम्बस की शेप का था, पनेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा स्क्वायर बनाया था। ऐसा जो नहीं कि ऐसा ही बनाओ, रेक्टेंगल भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो, कैसा ही बना दो। ये जो गैमेट्स हैं इनको क्रॉस कर दो, इनको सेपरेट कर दो। इसके गैमेट दो हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके दो हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने सेपरेट कर दिया। सेल्फिंग किया ना उन्होंने, तो गैमेट्स से तो क्रॉस करेंगे ना आपस में। गैमेट्स को जो प्लांट था उसके हमने गैमेट्स को सेपरेट कर दिया। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पहले वाला ये इससे क्रॉस करवा दो, तो जब क्रॉस करवाओ तो क्या गया? टी टी। मिट जा भाई, टी टी। अब इसको इससे भी करवा दो, टी टी। अब इसको दोनों से करवाओ, इससे करवाओ, तो क्या हो गया? ये हो गया। अब इसको इससे करवाओ, ये लो, ये देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ। ये पहली जनरेशन थी, नाउ दिस इज द सेकंड जनरेशन। इज इट राइट? देखो रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करके सेकंड जनरेशन में, जो रेसेसिव ट्रेड था फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड जनरेशन में ये देखो, ये तो टॉल है, ये भी टॉल है, ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है, लेकिन ये क्या है? प्योर आ गया, डॉर्फ आ गया ना एक जनरेशन में। लुक, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। यही हेरिडिटी, यही मेंडल साहब ने प्रूव कर दिया। इज इट राइट? तो देखो यहां से पता चल गया कि यहां पर अगर हम देखें तो टॉल कितने? 3, 1 2 3। तो टॉल कितने हैं? 3। और डॉर्फ कितना है? 1। 3:1 के रेशो में, 3:1। 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है। ये जो 3 टॉल है ये देखने में टॉल लग रहे हैं, लेकिन इसमें टॉल में 2 टॉल ऐसे जो हाइब्रिड टॉल है, प्योर टॉल नहीं है। इसका मतलब एक रेशो इसकी और लिखी जा सकती है, 1:2:1। एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और 1 प्योर डॉर्फ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये वाली रेशो जो होती है जिसमें हमने टॉल को टॉल मान लिया है, हम ये नहीं कह रहे कौन प्योर है कौन डॉर्फ है, कौन प्योर है कौन हाइब्रिड है, हमने इन तीनों को टॉल मान लिया है 3:1। तो देखने में तीनों टॉल दिख रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रेशो इज कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशो। क्या बोलते हैं इसको हम? फिनोटाइपिक का मतलब होता है फिनोटाइप में फिजिकली कैसे अपीयर हो रहे, दिख कैसे रहे। यहां पे हमने जीन्स कंसिडर कर लिया है, पूरा सेग्रीगेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड जीनोटाइपिक। प्योर को हमने अलग किया, हाइब्रिड को हमने अलग किया और प्योर डॉर्फ को हमने अलग किया। दिस कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक का मतलब होता है कैसे जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे एलिल्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जीनोटाइपिक। इज इट राइट? तो दिस इज कॉल्ड phenotype, TYPE, and this is called genotypic ratio और जीनोटाइप। आपसे पूछता है what is the phenotypic ratio, phenotype or genotype of this cross? This cross is called monohybrid cross। क्या बोलते हैं इसको? इस क्रॉस को कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज अ मोनोहाइब्रिड
क्रॉस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इज इट राइट? मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये जो आपने क्रॉस किया अभी, दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट डज इट मीन? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, गिव एग्जांपल। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, गिव एग्जांपल। तो जब एक पेयर ट्रेट हम लेते हैं, वन पेयर, एक ट्रेट हमने लिया, एक कैरेक्टर लिया, उसके वन पेयर ट्रेट हो गए, वन पेयर हो गया ना, एक ही वन पेयर हो गया। तो जब वन कैरेक्टर लेते हैं हम, जब एक कैरेक्टर हम लेते हैं, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट से कैरेक्टर एक लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनो। मोनो मीन सिंगल, एक कैरेक्टर हम जब लेके क्रॉस करते हैं। तो जब किसी भी प्लांट का क्रॉस या ऐसा क्रॉस जिसमें हम मोनो, एक कैरेक्टर लेते हैं, सिंगल कैरेक्टर लेके क्रॉस करते हैं, उस क्रॉस को कहते हैं मोनोहाइब्रिड। देखो इसमें सिंगल कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है? हाइट। प्लांट की हाइट ही तो लिया ना हमने। इस हाइट में ये हाइट है टॉल, इसको अब कर दो, आप इसको टॉल कर दो, नहीं तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। दिस फॉर टॉल, दिस इज फॉर टॉल, ये लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ इसको मिटा दो। और ये कैरेक्टर क्या है? दिस इज हाइट। क्या लिया है हमने? हाइट लिया। तो जब एक कैरेक्टर के हम कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लेके क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। अगर दो कैरेक्टर ले लें तो डायहाइब्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायहाइब्रिड। जैसे मान लो हमने सीड ले लिया, सीड का हमने शेप ले लिया और सीड का हमने कलर ले लिया। फ्लावर ले लिया हमने, फ्लावर की शेप ले ली, फ्लावर की पोजीशन ले ली। अब ऐसा नहीं कि सेम ही होनी चाहिए, हमने प्लांट की हाइट ले ली और सीड का शेप ले लिया, टॉल और राउंड ले लिया। क्या ले लिया? हाइट ले ली टॉल और शेप ले ली सीड की राउंड एंड रिंकल्ड, सीड की शेप ले ली, दो ही कंट्रास्ट। तो जब दो कैरेक्टर हम क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, और जब एक कैरेक्टर हम क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इज इट राइट? मैं क्या से समझ आ गया होगा अच्छी तरह से? एनी डाउट? तो व्हाट इज डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस? अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें हम? यहीं पे डेफिनेशन लिख देता हूं। अब ये आपको समझ आ गया है, अब इसको मिटाते हैं। लेट्स कम टू द डेफिनेशन। तो क्वेश्चन इज डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, गिव एग्जांपल। तो ये एग्जांपल हो गया जो अभी आपने क्रॉस किया, एंड द क्वेश्चन इज define monohybrid cross, give example. Yes, right? When contrasting traits of a single character or one character is crossed, that is called monohybrid cross. Mono means contrasting traits of a single character is crossed. Is right? So definition क्या हो गई? When contrasting traits of a single character, when contrasting traits of a single character are crossed, it is called monohybrid cross. समझ आ गया? तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो ट्रेट्स कितने हो गए? दो। कैरेक्टर कितना हो गया? अरे सिंगल कैरेक्टर में ही तो दो ट्रेट होते हैं, हर कैरेक्टर में दो ट्रेट होते हैं ना, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड, हर कैरेक्टर में दो ट्रेट हो गए ना। तो व्हेन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर हमने क्या लिया? हाइट। उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या लिए? दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
तो अगर यही क्वेश्चन है डिफाइन डाइहाइब्रिड क्रॉस, अब हम यहाँ वो भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, एग्जांपल आपने ये देख लिया मोनोहाइब्रिड का, तो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइपिक रेशियो क्या है? 3:2। एंड व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2:1। तो अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन, इसी में हम चेंज कर देते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डिफाइन डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो क्या हो जाएगा? व्हेन कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ क्या? टू कैरेक्टर्स, when contrasting traits of two characters are crossed, that is called dihybrid cross. That is called dihybrid cross. Is it right? उसकी ये रेशो नहीं होगी, ये तो मोनोटाइपिक की रेशो, मोनोहाइब्रिड की रेशो थी। आपको डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड। पहले तो डेफिनेशन हो गई, मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन आप लिख दिया, डाइहाइब्रिड की, फिर उसकी जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो लिख दो, उसकी फिनोटाइपिक रेशियो लिख दो, जीनोटाइपिक रेशियो इसकी लिख दो, उसकी जीनोटाइपिक रेशियो लिख दो, हो गया। तो हम देखते हैं अब डाइहाइब्रिड क्रॉस। हमने देख लिया और समझ लिया कि दो कैरेक्टर हमको लेने पड़ते हैं। कितने कैरेक्टर चाहिए? दो कैरेक्टर। चलो, मेरे ख्याल से अब आपको क्रॉस समझ आ, मेंडल साहब ने क्या किया आपको समझ आ गया होगा, कितना बड़ा काम उन्होंने किया। 1886 से पहले, 1886 में तो उनका वर्क पब्लिश हो गया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। डाइहाइब्रिड क्रॉस हम ले लेते हैं, क्रॉस लेते हैं, हम ले लेते हैं हाइट, हाइट लेते हैं और साथ में शेप ले लेते हैं, सीड की, प्लांट की हाइट और सीड की शेप, सीड शेप, हाइट एंड शेप। हम दो कैरेक्टर ले लेते हैं, ले लिया हमने। अब ले लो पेरेंट्स, ले लो पहले पेरेंट्स में हाइट टॉल, हम प्योर ले रहे हैं, टॉल के कैरेक्टर हमने ले लिए, और शेप डोमिनेंट टाइप हम ले रहे हैं पहले, राउंड, टॉल एंड राउंड, और इसका रेसेसिव शेप ले लो, तो टॉल का रेसेसिव डॉर्फ, राउंड का रिंकल्ड, टॉल एंड राउंड, डॉर्फ एंड रिंकल्ड। ये पेरेंट्स हैं। दो कैरेक्टर ले लिए ना हमने, हाइट एंड शेप ले लिया। मान लो ये मेल है और ये फीमेल है। पहला स्टेप, गैमेट्स चाहिए। क्या चाहिए? गैमेट्स। तो गैमेट्स चाहिए, टॉल का गैमेट और राउंड का गैमेट, एक एक आएंगे भाई। टॉल होमोजाइगस है तो एक, राउंड से एक, उसी तरह यहां से स्मॉल टी। ये देखो आपको गैमेट्स मिल गए, मिले कि नहीं मिल गए? अब पहली जनरेशन आएगी, पहली जनरेशन में क्या करेंगे? गैमेट्स क्रॉस करके, दोनों गैमेट्स क्या कर गए? क्रॉस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखो, ये पहली जनरेशन बनी, F1 जनरेशन बनी कि नहीं बन गई? देखो पहली जनरेशन कैसे बनी? टॉल एंड राउंड। देख लो ना, अरे जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस करेगा, तो क्या एक्सप्रेस करेगा? टॉल एंड, हो गया ना पहली जनरेशन आ गई। प्लांट कैसा था? टॉल एंड, टॉल प्लांट था और उसकी सीड्स कैसी पैदा हुई? राउंड। तो द प्लांट वाज टॉल एंड राउंड। इतना क्लियर हुआ? टॉल प्लांट में राउंड सीड्स थी। क्लियर? हमने लिया क्या था? टॉल एंड राउंड, डॉर्फ एंड रिंकल्ड। तो प्लांट कैसा पैदा हुआ पहली जनरेशन में? टॉल प्लांट में राउंड सीड्स थी। क्लियर है? अब हम
सेकेंड जनरेशन की तरफ आते तो क्या होगा इसका, सेल्फिंग। सेल्फिंग करवानी है ना, ये आपस में क्या कर जाएंगे, गैमेट्स क्रॉस। लेकिन क्वेश्चन यहां उठता है, मोनो हाइब्रिड में जब यहां थे तो दो एलेल्स थी, उनकी सेल्फिंग तो हमने करवा दी, लेकिन यहां हम सेल्फिंग कैसे करवाएं, यहां हम सेल्फिंग कैसे करवाएं, यहां आपको पहले गैमेट्स बनाने पड़ेंगे इनके सेल्फिंग के लिए। जैसे वो वाली थी, मोनो हाइब्रिड वाली थी, तो हमने ये इंटू ये कर दिया था, ये आपस में क्रॉस कर गई थी, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। देखो यही तो हुई थी, हुआ ऐसा हुआ था ना। दोबारा समझो इसको, मोनो हाइब्रिड जब आपने सेल्फिंग किया तो मोनो हाइब्रिड का जीन एक ये आया था, इसी की आपने सेल्फिंग कर दी थी, कर दिया था ना। तो ये जो था इसको हमने अलग अलग कर दिया था पनेट स्क्वायर बना के, हमने इसको अलग किया, इसको अलग किया, इन दोनों को अलग किया, ऐसे ऐसे करके किया था। अब ये क्रॉस कर गए थे सब, तो यहां गैमेट्स अलग हो गए थे। लेकिन अब यहां पे हम कैसे करें, तो यहां पहले हमको गैमेट्स बनाना पड़ेगा। पहले गैमेट्स बनाओ, देखो कैसे बनते हैं। यहां से पहले गैमेट्स को बनाना बहुत जरूरी है। तो गैमेट्स कैसे बनेंगे, ये हो गया टी, इनको अलग अलग लिख दो पहले, टी आर एन आर, चारों को अलग अलग लिख दो। पहले इनसे गैमेट्स बनाना पड़ेगा सेल्फिंग के लिए। जब तक गैमेट्स नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट इनकी सेल्फिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट कर दोगे तो आपका प्लांट नहीं बनेगा। कितने जीन्स, कितने एलील आने चाहिए, 4। हर प्लांट में कितने एलील आने चाहिए डाइहाइब्रिड में, 4। अगर इसकी सेल्फिंग कर दोगे तो सिर्फ 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2। तो इनकी पहले गैमेट्स बनाओ, इसको इससे क्रॉस करो, एक गैमेट बन गया ये। अब इसको इससे करवाओ, दूसरा गैमेट बन गया 2। अब इसने दोनों के साथ क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब इसको इसके साथ करवाओ, कितने बन गए, एक इसके साथ, एक हो गया, इसके साथ 2 हो गया, ठीक है। हाँ, अब इसको इसके साथ करवाओ, ये तीसरा बन गया, और इसको इसके साथ करवाओ, ये 4 गैमेट्स बन गया। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करवाए, ये बन गया गैमेट। इसको इसके साथ करवाए, ये गैमेट बन गया। इसको इसके साथ करवाए, ये गैमेट बन गया। इसको इसके साथ करवाए, ये गैमेट बन गया। अब ये 4 गैमेट्स बन गए, इनकी सेल्फिंग होगी। ये गैमेट्स का फॉर्मेशन है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले आपको इस तरह से गैमेट्स बनाना पड़ता है, तब आप उसकी क्रॉस करते हो, ठीक है। अब ये क्रॉस हो जाएगा, तो गैमेट्स कौन कौन से बन गए, इसको हम लिख लेते हैं गैमेट्स को। कौन कौन से गैमेट्स बन गए, कैपिटल टी आर, आर एंड आर, ये 4 गैमेट्स बने ना, देखो। अब इनकी हम सेल्फिंग करवा देते हैं। अब देखो वही बना दो पनेट स्क्वायर, दिख रहा है। 4 गैमेट्स बनाने हैं तो 4 कॉलम्स बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ना। अब गैमेट्स लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, लिख दिए। अब वो इधर भी लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर, हो गया। अब क्रॉस करते जाओ, इसको पहले चारों से करो, फिर इसको चारों से करो, फिर इसको चारों से करो, फिर इसको चारों से करो, सबको क्रॉस कर दो, सबको क्या कर दो, क्रॉस कर दो। इज इट राइट, सबको क्रॉस कर दो। तो अब इसको क्रॉस करो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देन इसको सबसे करना है, सिंपल याद रखो, पहले गैमेट को चारों से कर दो तो यहां भर जाएगा, फिर दूसरे को चारों से करो तो यहां आ जाएगा, फिर इसको चारों से करो यहां आ जाएगा, फिर इसको चारों से करो यहां आ जाएगा। इज इट राइट, सो दिस इज कैपिटल टी। अब इसको इससे करोगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या हो गया,
गैमेट्स के फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट को, क्या हमने कोई गैमेट गलत बना दिया? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ओ गैमेट का फॉर्मेशन हमने गड़बड़ कर दिया, तभी मैंने कहा ना गड़बड़ कहाँ हो रही है। दोबारा गैमेट्स को बनाओ, सॉरी, गैमेट्स का फॉर्मेशन हमने गलत कर दिया। कैपिटल 4 थे ना ये, टी टी आर एन आर, टी को आर के साथ करना है, टी को कैपिटल टी को आर के साथ, तो क्या हो गया टी एन आर। फिर टी को स्मॉल के साथ करो तो क्या हो गया टी एंड आर, इज इट राइट? फिर इस टी को कैपिटल के साथ करो, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड आर, फिर इस टी को आर के साथ, ऑपोजिट के साथ करना है ना। हमने तो लगता है गैमेट्स बनाने में गलती कर दी थी। ये गैमेट का फॉर्मेशन है, ये हमने गलत कर दिया था, सॉरी, लेट्स डू इट अगेन। अच्छा हुआ देखो गैमेट नहीं बन रहे थे ना, तो पता चल गया कि हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, कुछ ना कुछ गलती की है। ये ज़्यादा अच्छा है कि काम करते हो देखो यहीं से पता चल गया कि वी आर कमिटिंग मिस्टेक। ये हो गया, इसको मिटाओ। गैमेट का फॉर्मेशन पे याद रखो गैमेट के फॉर्मेशन में याद रखो, टी की गैमेट किसके साथ बनाने हैं? आर के साथ। तो टी इस आर के साथ, ये टी इस आर के साथ, ये अब इस टी को ये आर के साथ गैमेट बनाना है, तो टी आर टी एन आर, ये गैमेट्स है। तो गैमेट्स क्या हो गए? टी एन आर, देन टी एन आर, देन टी एन आर, देन टी एन आर। ठीक है, इसी तरह इधर लिख दो। ये हो गया। अब देखो बन जाएंगे। दिस इज मच बेटर कि पढ़ते हुए पता चल जाए कि हम गलतियां क्या करें। हमारे यहाँ प्लान्स नहीं बन रहे थे तो पता चल गया कि वी आर कमिटिंग सम मिस्टेक। और देखो हमने मिस्टेक ही कहाँ की? गैमेट फॉर्मेशन करने में। कभी कभी गलत करना ज़्यादा अच्छा होता है। दैट इज मच बेटर टू कमिट मिस्टेक, वी फाइंड आउट द ट्रुथ, हमको सच्चाई पता चल जाती है। हमने पिछली बार क्या कर दिया था गैमेट बनाते उसमें? इसको इसी के साथ गैमेट बना दिया था, और यहाँ पे ये इसको इसी के साथ बना दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे गैमेट्स बन ही नहीं सकते। अब देखो बन गया, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसको इसके साथ, देन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल टी कैपिटल आर, देन दिस वन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। दो गैमेट्स बन रहे हैं ना, देखो अब बन रहे हैं ना अच्छी तरह से। द नेक्स्ट कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, दिस वन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस वन कैपिटल टी स्मॉल आर, इस राइट। देन दिस वन इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस वन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, this one small t capital R, this one small t capital R small r, now this one capital T capital R small r, this one capital T small r small r, now this one capital T capital R small r, and now last this one small t small r small r. Look at it. लुक एट द डायहाइब्रिड क्रॉस। आगे सब में 4 एलील होनी चाहिए, इसलिए हमको पहले गैमेट बनाने की जरूरत पड़ी। अगर हम गैमेट नहीं बनाते, अब मान लो जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का गैमेट बनाए थे, इसी तरह इसके बना देते, इसको इसके साथ करते, चारों को ऐसे सिंगली लिख देते और हम उसका गैमेट बनाते, तो आपके 4 एलील नहीं आते तो गलत हो जाता। इज इट राइट? अब देखो यहाँ आपको प्लांट देखो कैसे दिख रहे हैं डायहाइब्रिड में। फिनोटाइपिक देखो, पहले फिनोटाइपिक देखो। एक प्लांट बन रहा है कैपिटल टी प्योर टॉल एंड राउंड, ये देखो
एक प्लांट बन गया आपका टॉल एंड राउंड। यस राइट। दूसरा देखो कौन सा बन रहा है, ये भी टॉल राउंड है। अब इसमें क्रॉस कर लो, टॉल एंड राउंड कितने हैं? टॉल राउंड देखो कितने हैं, दिस इज टॉल एंड राउंड 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, 6, ये 7 टॉल एंड राउंड, 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बने टॉल एंड राउंड? 9। अब इनको क्रॉस कर दो, जो टॉल राउंड, ये समझ आ गया ना? अब क्रॉस कर दो इनको। अब इसको हम दूसरे पेन से क्रॉस करते हैं। टॉल एंड राउंड हो गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो 9 बन गए टॉल एंड राउंड, बन गए। अब कौन सा है? टॉल एंड रिंकल्ड। ये देखो, ये टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल का जीन है, ये रिंकल्ड का है, स्मॉल आर रिंकल्ड हो गया ना। तो दूसरे टाइप का प्लांट कौन सा हो गया? टॉल एंड रिंकल्ड। देखो कितने हैं टॉल एंड रिंकल्ड, अब काउंट करो। टॉल एंड रिंकल्ड 1, टॉल एंड रिंकल्ड 2, टॉल एंड रिंकल्ड 2 एंड टॉल एंड रिंकल्ड 3 हो गए, 3 ही हो गए ना, तो 3। अब टॉल एंड रिंकल्ड हो गए। अब देखो और कौन सा है, कौन सा बचा? दिस इज डॉर्फ एंड राउंड। डॉर्फ एंड, पता चल रहा है ना कैसे, स्मॉल टी तो डॉर्फ हो गया, एंड एक राउंड हो गया, तो डॉर्फ एंड राउंड। अब देखो डॉर्फ एंड राउंड कितने हैं? डॉर्फ एंड राउंड में अगर हम देखें तो डॉर्फ एंड राउंड 1, डॉर्फ एंड राउंड 2 और डॉर्फ एंड राउंड 3 हो गए। तो डॉर्फ एंड राउंड कितने हो गए? डॉर्फ एंड राउंड कितने हो गए? 3। और देखो बस एक बचा, डॉर्फ एंड रिंकल्ड। तो दिस इज डॉर्फ एंड रिंकल्ड, डॉर्फ एंड रिंकल्ड कितने? दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। इसमें भी आप देखो ये फिनोटाइपिक है सब, ये टॉल एंड राउंड जो मान रहे हैं इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो है। जीनोटाइपिक तब होगी जब हर एक जीन को अलग कर दें हम, प्योर, जैसे ये प्योर है, ये प्योर है, तो ऐसे हाइब्रिड को अलग करना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइपिक रेशियो। इसकी जीनोटाइपिक रेशियो बड़ी लंबी होगी, 1:1:1:1, बहुत। आप काउंट कर लेना जीनोटाइपिक रेशियो कितनी है, एक एक को अलग अलग कर देना, देख लेना जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रही है, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो। तो दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो। तो देखो क्या फिनोटाइपिक रेशियो आई, 9:3:3:1। ये फिनोटाइपिक रेशियो आई डाइहाइब्रिड क्रॉस की। तो आपको पता चल गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर हेरिडिटी। इसमें सिर्फ ह्यूमन का बचा है, ह्यूमन की आपने पढ़ना है, वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ह्यूमन में भी मेल का जीन ले लेना है, फीमेल का लेना है। एक लेक्चर लगेगा, उसमें हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे और साथ में उस क्रॉस को भी कर देंगे। उसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश्ड हो जाएगा। हाँ, इसमें डिफरेंसेस हमको लिखना है, वो डिफरेंस मैं लिखवा दूंगा कि जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक। आपका होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या है, जीन एलिल क्या है, डॉर इस राइट, ये कुछ डेफिनेशन डिफरेंसेस है, डेफिनेशंस है। और साथ में मेल का, ह्यूमंस का, आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स उसको कहते हैं, दैट इज का सेक्स डिटर्मिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर थिंग। थैंक यू।